बहुत पुराने समय की बात है, जब गांवों में बिजली नहीं होती थी। लोग लालटेन और दियों की रोशनी में जीते थे। इसी गांव में रहता था रामचरण, एक गरीब मगर ईमानदार किसान। सुबह की पहली किरणों के साथ ही पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठी। चलो भाई, आज जल्दी काम निपटाना है, वरना दोपहर की धूप तो जान ले लेगी। बाबा, मैं भी चलूंगा खेत। मैं भी बैलों को हाँकूंगा। अरे पगले, तेरे नन्हे हाथ अभी हल नहीं थाम सकते। तू पढ़ाई कर, एक दिन किताब तेरी हल बनेगी। अरे ये गरीब का चूल्हा भी बड़ा नखरे करता है। लकड़ियां भीगी हो तो धुआं ही धुआं। थोड़ी देर में रामचरण खेत पहुंच गया। पास ही गांव का धनवान सेठ धर्मदास खेत में घूम रहा था। अरे ओ रामचरण, तू अभी भी इन पुराने बैलों और लकड़ी के हल से जमीन जोत रहा है? जरा मेरी तरह सोने का हल बनवा। कम से कम लोग देखेंगे तो इज्जत होगी। सेठ जी, मैं तो इज्जत खेत की हरियाली से चाहता हूँ, सोने चांदी से नहीं। अरे, तेरे जैसे गरीब लोगों की सोच भी गरीब होती है। अरे, इज्जत तो पैसे से मिलती है, मेहनत से नहीं। उधर रामकली बच्चों संग सोच में डूबी थी कि अगली फसल तक घर कैसे चलेगा। देखो गोपी, अब खेल कूद कम करो, अनाज कम है। रोटी का टुकड़ा भी संभाल कर खाना होगा। माँ, मुझे तो बस आधी रोटी चाहिए, बाकी बाबा को दे देना। बाबा सारा दिन मेहनत करते हैं, उन्हें ज्यादा रोटी चाहिए। इस तरह दिन बीतते रहे। रामचरण खेत से लौटकर अपने कुएं के पास पहुंचा, लेकिन आज उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, ये क्या हो गया? कुएं की दीवार तो टूट गई, सारा पानी बाहर बह गया। अरे सुनो जी, ये कैसी आवाजें आ रही थीं? ओह भगवान, कुआं तो सचमुच टूट गया। अब कैसे होगा खेती का काम? यही कुआं तो हमारी जमीन की जान था। हाँ हाँ हाँ, कहाँ था ना, गरीब आदमी का नसीब ही गरीब होता है। रामचरण, अब तेरा सब खत्म। चल, मेरे यहाँ नौकर बन जा, 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। सेठ जी, रोटी मांगकर खाने से अच्छा है पत्थर तोड़कर खाना। मैं नौकर नहीं बनूंगा, ये कुआं मैं खुद बनाऊंगा। अपनी मेहनत से मेरी हड्डियां टूटेंगी, हाथ लहूलुहान होंगे, लेकिन हार नहीं मानूंगा। रामचरण अगले ही दिन से लग गया। धूप में तप कर पत्थर ढोता, मिट्टी भरता और ईंटें जमाता। आखिरकार हफ्तों की मेहनत के बाद कुएं की दीवारें तैयार हुईं। वाह रामचरण, तूने तो कर दिखाया। सचमुच मेहनत के आगे किस्मत भी झुक जाती है। कुएं की मरम्मत के बाद कुछ समय तक सब ठीक चला। गांव के लोग इकट्ठा हुए। भाइयों, आज यहाँ एक बड़ा मामला है। गांव के कई किसान कर्जत में डूब गए हैं। सेठ धर्मदास कहता है कि जो कर्ज नहीं चुका पाए, उनकी जमीन उसकी हो जाएगी। ये तो अन्याय है। किसान तो पहले ही मुश्किल में है। देखो जी, मैंने तो किसानों की मदद की, पैसे दिए, अनाज दिया, बीज दिया। अब अगर वो वापस नहीं कर पाए तो इसमें मेरा क्या दोष? जो खेत खलिहान उनके पास हैं, अब मेरे होंगे। यही इंसाफ है। पंचायत के बुजुर्गों, भाइयों, अगर बारिश ना हो, अगर ओले पड़ जाए, अगर बाढ़ आ जाए, तो उसका दोष किसान का नहीं। तो फिर उसकी जमीन छीनना किस बात का इंसाफ है? चुप रह रामचरण, तू अपने आप को बहुत बड़ा न्यायाधीश समझने लगा है। कर्ज लिया है तो लौटाना ही होगा, नहीं तो खेत मेरे। अगर किसान की जमीन ही छीन लोगे, तो कल ये गांव बंजर हो जाएगा। फिर तेरे घर भी अन्न कैसे पहुंचेगा? सच कह रहा है रामचरण। किसान अगर खेत खो देगा तो गांव का क्या होगा? रामचरण की बात में दम तो है। धर्मदास, क्यों न किसानों को थोड़ा और समय दिया जाए? सेठ जी, कभी किसी गरीब की रोटी खाकर देखो, तब समझ आ जाएगा कि मेहनत की कीमत क्या होती है। सही कहा। हम किसान अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, भले भूखे रह जाएं, पर खेत नहीं देंगे। उस दिन पंचायत से किसानों को हिम्मत मिली, पर धर्मदास के मन में जहर भर गया। उसका घमंड अब बदले की आग में बदल चुका था, और यही आग आगे आने वाले संकट की जड़ बनेगी। बरसात का मौसम बीत चुका था, लेकिन इस बार बादल जैसे रूठ गए थे। भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी खेत बंजर पड़े हैं। धान का पौधा सूख गया, बाजरा और गेहूं की बाली झुलस गई। अब घर में बच्चों को क्या खिलाऊंगा? रामकली की आंखें भर आईं।
बच्चों की भूख से बड़ी तकलीफ कोई नहीं, लेकिन घर में न तो दूध था न ही भरपेट अनाज। उसी वक्त गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठे हुए। सबका हाल एक जैसा था। भाइयों, हमारे कुएं सूख गए, तालाब खाली है, अब बीज कहाँ से बोए? बच्चों को खिलाने का अनाज तक नहीं है, क्या करें? और देखो सेठ धर्मदास को, उसके गोदाम अनाज से भरे हैं, फिर भी गरीबों को देने को तैयार नहीं। कहता है 2 गुना ब्याज देकर लो। इतना सुनते ही लोगों के बीच गुस्से की लहर दौड़ गई। गुस्से से काम नहीं बनेगा, हमें मिलकर सोचना होगा। अगर सेठ से अनाज मांगेंगे तो वो हमसे हमारी जमीन छीन लेगा। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। बेटा रामचरण, हमने तो ऐसे दिन कभी नहीं देखे। गांव के कुएं सूख गए तो हम कैसे जिएंगे? काका हिम्मत रखो, हम सब मिलकर कोई उपाय निकालेंगे। सूखा है पर उम्मीद अभी बाकी है। उधर सेठ धर्मदास अपने हवेली में बैठा सब देख रहा था। एक दिन रामचरण जंगल की ओर गया। उसकी नजर एक छोटे से पौधे पर पड़ी। वो पौधा सूखे में भी हरा भरा था। वो उसकी जड़ से कुछ बीज तोड़कर घर ले आया। ये क्या है जी? रामकली, ये बीज मैंने जंगल से लाए हैं। देखा था कि कड़क धूप में भी पौधा हरा है, सोचा क्यों ना इन्हें बोकर देखा जाए। लेकिन अगर ये बेकार निकले तो? हमारे पास तो बीज का और सहारा नहीं। किसान वही है जो हिम्मत करे। अगर ये बीज उग गए तो सूखे का इलाज हमारे पास होगा। रामचरण ने खेत के एक छोटे हिस्से में वो बीज बो दिए। गांव वाले हंसते थे कि ये पागलपन है, लेकिन कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। जहां बाकी खेत बंजर पड़े थे, वहां उन बीजों से पौधे निकलने लगे। ये कैसे संभव है? इतनी धूप में भी ये पौधे कैसे हरे हैं? रामचरण, हमें भी कुछ बीज दे दो, हम भी अपने खेत में बोएंगे। भाइयों, ये बीज मेरे नहीं है, ये प्रकृति का तोहफा है। अगर मैं इन्हें अकेले बोऊंगा तो फायदा कम होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर इन्हें बोएंगे तो पूरा गांव बचेगा। गांव वाले पहली बार रामचरण की दूरदृष्टि समझने लगे, लेकिन उधर सेठ धर्मदास को यह सब मंजूर नहीं था। उसके गोदाम का अनाज बिकना बंद हो गया था। ये रामचरण मुझे बर्बाद कर देगा। लोग अब मेरे पास कर्ज लेने नहीं आ रहे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे गोदाम का अनाज सड़ जाएगा। ये सब रामचरण की चाल है। मुझे इसे रोकना होगा ताकि इनके खेत बर्बाद हो जाए। अचानक लपटें उठी। रामचरण के खेत की मेड़ पर आग लग गई। अरे आग आग, खेत जल रहा है। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार आग बुझा दी गई। सुबह होते ही पंचायत बुलाई गई। गांव के सारे लोग जमा हुए। भाइयों सोचो, हमारे खेत में अचानक आग लगना, ये संयोग नहीं हो सकता। ये किसी की चाल है। और किसे फायदा होगा अगर हमारी फसल बर्बाद हो जाए? सिर्फ धर्मदास को। वाह रामचरण, तेरा दिमाग तो अब बहुत तेज हो गया है। हर काम में मुझे ही दोषी ठहराता है। अगर तेरे खेत में आग लगी है तो इसमें मेरा क्या कसूर? सेठ जी, जब गांव वाले भूखे थे तो आपने मदद करने के बजाय कर्ज और ब्याज बढ़ाया। अब जब फसल आई है तो उसमें आग लग गई। ये सब देख सुनकर शक तो आप पर ही जाता है। सेठ जी, अब डर का समय चला गया। किसान अब अकेला नहीं है, हम सब मिलकर खड़े हैं। अगर फिर किसी खेत में आग लगी तो पूरा गांव आपकी हवेली का घेराव करेगा। सेठ, अब बहुत हुआ। हमने तेरी ज्यादतियां सालों झेली हैं, पर अब किसान जाग गया है। अब तू हमें तोड़ नहीं पाएगा। धर्मदास बुरी तरह तिलमिला उठा। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर किसानों की ये एकता बनी रही तो मेरा अंत निश्चित है। लेकिन उधर किसानों ने ठान लिया था, एकजुट रहकर ही गांव को बचाना है। वे अपने पसीने को भूल चुके थे। ये नज़ारे मुझे खा जाएंगे। अगर इनकी फसल शहर पहुंच गई तो मेरी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। मुझे कुछ और करना होगा। लेकिन इस बार धर्मदास की चाल काम न आई। किसानों ने बैलगाड़ियों की कतार बनाई। सब ने मिलकर ठाना कि वे अनाज खुद शहर ले जाएंगे। अनाज के दाम अच्छे मिले। किसान अपने हक का फल पाकर गर्व से लौटे। धर्मदास की हवेली में सन्नाटा था। उसके नौकर चाकर भी धीरे धीरे उसे छोड़ने लगे थे।
हाय रे किस्मत, आज तक सब मेरी मुट्ठी में था। पूरा गांव मेरे इशारों पर नाचता था और अब कोई मेरा नाम तक नहीं लेना चाहता। धर्मदास का घमंड उसे खा रहा था। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए। इस बार पंचायत रामचरण की अगुवाई में बैठी। रामचरण बेटा, अब गांव की हालत पहले जैसी नहीं रही। तेरी मेहनत और सबकी एकता से गांव समृद्ध हो रहा है, लेकिन धर्मदास की करतूतों का हिसाब भी तो होना चाहिए। भाइयों, इस आदमी ने हमारी बरसों की मेहनत लूटी है, हमारे बच्चों को भूखा सुलाया है। इसका न्याय होना ही चाहिए, इसे सजा मिलनी चाहिए। भाइयों, धर्मदास ने बहुत अन्याय किया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम भी तो इंसान हैं। अगर ये सच में अपनी गलतियों का एहसास करता है तो हमें माफ करने की ताकत भी रखनी चाहिए। रामचरण, तू मुझे माफ कर दे। मैंने लालच में आकर तुम्हें बहुत सताया, कभी तुम्हारे खेत छीने, कभी ब्याज बढ़ाया, लेकिन आज सब कुछ खोकर समझा हूं, धन का घमंड टिकता नहीं। अगर तू मुझे माफ कर दे तो मैं अपनी बची खुची दौलत गांव की भलाई में लगा दूंगा। बेटा रामचरण, तू ही बता, क्या हमें इसे माफ कर देना चाहिए? धर्मदास, तेरी सजा यही है कि तू अब वही करेगा जो तूने कभी नहीं किया। किसानों के साथ मिलकर खेतों में काम करेगा। तू अपनी संपत्ति का हिस्सा गांव के तालाब, कुएं और स्कूल बनाने में लगाएगा, तभी तुझे माफी मिलेगी। ठीक है रामचरण, मैं मानता हूं। आज से मेरा जीवन तुम्हारे साथ इस गांव की सेवा में होगा। अगर ये सच में अपने वादे पर टिका तो गांव की तस्वीर बदल जाएगी। उस दिन पंचायत का फैसला सबने सिर झुकाकर स्वीकार किया। धर्मदास की हार पूरी तरह हो चुकी थी, लेकिन इसी हार ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया।